नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने जो है उसमें अब तक 3 लॉज के बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को जहां से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक पूरा देखना। एंड गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नई वीडियो लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाकर जल्दी से पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना। तो चलिए, अब जिन बच्चों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से ज़रूर देखें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन 1913 हेनरी मोसेली showed that the atomic number symbolized as Z of an element is more fundamental property than its atomic mass। तो 1913 में जो हमारे हेनरी मोसेली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो एटॉमिक नंबर है, जो हम Z से सिंबलाइज करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को किससे शो किया जाता है? Z से। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारे एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छा है अगर हम उसको क्लासीफाई उस बेसिस पर करते हैं। यानी अगर हम एटॉमिक मास के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे तो बहुत आसानी से जो है हमारे एलिमेंट्स लाइन से लग जाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली मंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो इसलिए हेनरी मोसेली ने जो है जो मंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसको बदल दिया और उसका नाम रख दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था ये जानते हैं। तो वो लॉ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए हमें जो है उनके एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। जिन्होंने पिछली वीडियो देख रखी है उनको पता होगा कि पहले मंडलीव ने जो दिया था उसमें एटॉमिक नंबर की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? एटॉमिक मास। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। तो आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom and his number of increases by 1 in going from one element to the next। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया है। तो एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, यानी अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होगा। उसके बाद एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस टू क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब हेनरी मोसेली ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्लासीफाई किया तो उन्होंने अपना एक खुद का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो यहाँ पर दिया। टेबल 5.6 प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसिशन विद एलिमेंट्स व्हेन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और उन्होंने अपने टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लगाया। किसने? हेनरी मोसेली ने 1913 में। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर पर पीरियोडिक टेबल बनाई थी हेनरी मोसेली ने, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। तो चलिए एक बार टेबल को देख लेते हैं। तो गाइज ये जो है वो आपकी टेबल है। एंड गाइज अब हम इस टेबल के बारे में जानेंगे क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। So as we can see, the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases of on which position of an element in the modern periodic table depends। तो इस चीज़ पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या कॉमन है मंडलीव के टेबल में और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, क्योंकि इसमें भी जो है आप देखोगे कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है यहाँ पर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सही नहीं बताई गई है। उसके बाद चलिए अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो कैसे कैसे वेरी करती है। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स known as groups and 7 horizontal rows known as periods। Let us see what decides the placing of an element in certain group and period। तो गाइस जैसा कि हमने मंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हमने ग्रुप कहा था और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको हमने पीरियड कहा था। वही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आपको जो है इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे ऐसे वाले, एंड जो है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी ऐसी वाली। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है।
यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखोगे कि ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, इस एक्टिविटी में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें दिए गए हैं। तो गैस चलिए एक बार जो है अपनी इस एक्टिविटी को देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्टिविटी के बाद आपको जो है बहुत आसानी से पूरा पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 को देखेंगे। एंड द नेम राइट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, और उसमें जो नाम है उनको भी एक बार हम देख लेंगे। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो पहले 3 एलिमेंट्स कौन से हैं ग्रुप 1 के? ग्रुप क्या होते हैं? ये वाले। तो सबसे पहला है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, और उसके बाद है हमारा सोडियम, जो कि हमारा Na से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो यहाँ पर Na लिख देते हैं। ये जो है हमारे ग्रुप के पहले ग्रुप के जो है वो 3 एलिमेंट हैं। तो आगे क्या कह रहा है देखते हैं। तो व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो अब मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर हम जो है ऑर्बिट बना लेते हैं। तो वो ये जो है हमारा फर्स्ट शेल होता है, ये हमारा सेकंड शेल होता है, ये हमारा थर्ड शेल होता है, और ये हमारा फोर्थ शेल होता है। तो इस शेल को हम के बोलते हैं, सबसे पहला वाला जो होता है, उसके बाद एल, उसके बाद एम, और उसके बाद एन। ठीक है, ये जो है हमारे पास 4 शेल होते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये बात पता होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1। ठीक है, क्योंकि पहले जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बात करें हमारे लिथियम की। तो लिथियम में हमारा होगा 2,1, यानी इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सोडियम की। तो Na का जो है वो एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है हमारा 11। तो यहाँ पर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 2,8,1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, उन सब के एंड में जो है वो 1 आ रहा है, यानी उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। और अगर आपने 4th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसमें जो है बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो जाकर 4th चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपके लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पर आपने देखा कि जो सारे एलिमेंट्स थे वो सेम नंबर ऑफ, यानी 1 1 1 जो थे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंटेन किए हुए थे। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी ग्रुप हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप को ले लो चाहे आप सेकंड ग्रुप को ले लो, सबकी वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। पहले वाले में 1 होगा तो दूसरे वाले में 2 होगा, तीसरे वाले में 3 होगा, इस तरह से। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू 17 ग्रुप। अब बात करते हैं जो हमारा 17 ग्रुप है, जो हमारे क्लोरीन एंड फ्लोरीन आता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब ये बात आ गई कि हमारे जो क्लोरीन एंड फ्लोरीन है इनके आउटर मोस्ट शेल, यानी जो बाहरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हेंस वी कैन से दैट ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो गाइस मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। तो हमारे पास जो है वो 4 शेल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, Kl, M एंड N। आपके कोर्स में जो है ये 4 ही हैं, तो हम जो है इन 4 के बारे में ही एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपके पास ये 4 शेल होते हैं, ठीक है। और इन 4 शेलों में जो है जब आप देखोगे, जब आप ये हमारे होते हैं पीरियड्स और ये हमारे होते हैं ग्रुप्स। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। जैसा कि आपने अभी देखा था कि हाइड्रोजन में हमारा जो था सिर्फ 1 इसकी वैलेंसी थी, तो 1 शेल था। उसके बाद जब आप लिथियम के पास गए तो वहाँ पर क्या हुआ 2,1, यानी पहले तो K में आया और उसके बाद L में आया इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें लिथियम का तो इस तरह से बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से जो है हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज होता है। बस यही बात कहने की कोशिश कर रहा है वो।
There is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन को हम चाहें तो ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रुप 1 में ही हमने उसे क्यों रखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी नहीं दे पाया आज तक, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है हाइड्रोजन की वो अभी तक किसी भी साइंटिस्ट द्वारा नहीं बताई गई है। तो हमारी जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वो पहले नंबर पर रखा जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो you will find that these elements of second period do not have same number of valence electrons। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेकंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड तो हमारा ये, सेकंड पीरियड हमारा ये वाला, तो जो हमारा सेकंड पीरियड है, यू आल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तब तो हमारा एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 यूनिट, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ता है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वी कैन से डैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सोडियम में आप देखोगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, ठीक है। ऐसे ही इनका चलता जाएगा 14, 15, 16, 17 तक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2,8,1। अगर हम मैग्नीशियम का करें तो 2,8,2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शेल 3 ही है, के, एल और एम, 3 ही शेल है, इसमें भी के, ठीक है, एल और एम 3 शेल हैं, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, जैसे कि हम हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम में जा रहे थे, तो वहाँ पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 शेल हैं, यहाँ पर भी 3 शेल हैं, बस क्या चेंज हुआ, यहाँ पर 1 की जगह 2 आ गया, यानी 1 यूनिट जो है वो बढ़ गया है। बस यही चीज़ जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है। And AR belong to the third period of the modern periodic table since the electrons in the atoms of these elements are filled in KLM shell। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि KL and M shell में जो है ये अकर करेंगे। Write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement। Each period marks a new electronic shell get filled। तो ये जो है वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है सेम कि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो। तो आपको जो है ये एक्टिविटी खुद से करनी है ताकि आपको समझ में आए, और मैंने जैसे जैसे आपको बताया आपको वैसा ही करना है, और आपको इसकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप देखोगे पहले वाले में 2 होते हैं, दूसरे वाले में जो है वो आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं, तीसरे वाले में भी आपके 8 एलिमेंट होते हैं, एंड चौथे वाले में आपके 16 एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स। हम ऐसा कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे फिल हो जाते हैं शेल्स के अंदर। अब इस चीज़ को समझेंगे तो यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में अगर साइंस लेते हैं 10th के बाद तो आप इसके बारे में और जान पाएंगे। वैसे तो रिकॉल दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ शेल depends on the formula 2n square where n is the number of given shell from the nucleus। तो 2n स्क्वायर का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर हमें दिया गया है। तो जो हमारा के शेल होता है, जो पहला शेल होता है हमारा, तो हम उसका पता कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। अब मान लो सोडियम है तो सोडियम का 11 होता है। अब हमें कैसे पता कि पहले में 2 ही रखें कि दूसरे में 8 रखें, कैसे पता चला हमें, वो इसके ज़रिए हमें पता चल गया। अब देखते हैं कैसे हमें पता चला। तो के जो शेल है वो हमारा पहला शेल होता है, तो यहाँ पर पहला शेल होगा। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, n की जगह पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 1 2, और यहाँ पर 2 है क्योंकि, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट शेल है, फर्स्ट पीरियड है, उस जो हमारा के शेल है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे। हैज़ द फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका साथ ही साथ एलिमेंट्स को भी बताता है, और उसके साथ साथ आपका जो है शेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एल शेल देखें तो 2 है इसका, और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी दूसरा शेल है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। तो हैंस द सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी पीरियड में कितने हैं इस बात का पता है, इससे लगाया जा सकता है।
उसके बाद द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड हैव 8, 18, 18, 32 एंड 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32 होते हैं आपके एलिमेंट्स। और हमारे टोटल 7 ही पीरियड्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो द रीज़न फॉर दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले में 2 ही होते हैं, फॉर्मूला तो बना दिया, तो ये जो है आप थोड़ी हायर क्लासेस में जाके पढ़ पाओगे। तो द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। तो किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में वो हमें बताती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, कि वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कितना कम रिएक्टिव है। आज यू हैव लर्नड the valence electrons determines the kind and number of bonds formed by an element. Can you now say by Mendeleev's choice of a formula of compounds as the basis of deciding the position of an element in this table was a good one? How would this lead to elements with similar chemical properties being placed in the same group? तो इससे आप पता लगा सकते हो कि क्यों आखिर मेंडलीव ने जो है वो अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के साथ एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया था। इस चीज़ से साफ पता चल जाता है। उसके बाद अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की सेकंड नंबर पे जो है वो है हमारी ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है वैलेंसी। वैलेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारी वैलेंसी होगी। सो एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। बस ये जो है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई गेन और लूज करने वाली, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 4th चैप्टर को ज़रूर देखना, उसमें पूरी डिटेलिंग है इसके बारे में। उसके बाद चलिए अब आगे पढ़ते हैं एटॉमिक साइज को। तो द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द nucleus and the outermost shell of an isolated atom. The atomic radius of hydrogen atoms is 37 picometer. 1 picometer is equals to 10 की power minus 12 meter. Let us study the variation of atomic size in groups and in the period. तो अब ग्रुप और पीरियड में हम जो है अपने एटॉमिक साइज को देखेंगे कि आखिर क्या होता है। तो एक्टिविटी 5.7 इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए, आपको इससे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसे। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बेलो। तो जो हमारा सेकंड पीरियड है, पीरियड कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रॉज होती है। तो जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें हमारा बोरोन होता है, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, लिथियम होता है, कार्बन होता है। ये जो है हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ये भी लाइन वाइज नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के वाइज नहीं लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के वाइज बट हैं। तो ये इनका एटॉमिक रेडियस है पिकोमीटर में, ठीक है। अब अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। अब हमें जो है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। तो 152 सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा लिथियम का है तो सबसे आगे लिथियम आ गया भाई। उसके बाद सेकंड नंबर पे बेरिलियम का है तो बेरिलियम आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे किसका है, थर्ड नंबर पे है बोरोन का, बोरोन आ गया भाई। उसके बाद अब हमारा है कार्बन का, कार्बन आ गया। उसके बाद है नाइट्रोजन का एंड देन ऑक्सीजन का। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो है अब एक लाइन से लग गए हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर आप पीरियोडिक टेबल से मैच करोगे तो ये मैच कर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम गए तो हमारा साइज़ जो है वो छोटा होता गया। यानी सबसे छोटा जो है 66, जिसका जो कि ऑक्सीजन का है पिकोमीटर में। उसके बाद सबसे बड़ा लिथियम जो 152 है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ से जब हम लेफ़्ट टू राइट गए तो साइज़ छोटा हुआ, और जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो साइज़ ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। सिंपल बात है ना, समझ ही गए होगे आप। नहीं समझे हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखो, बट देखो ज़रूर तभी, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको ही, तो इसलिए समझ लो प्लीज़। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो अरेंज द एलिमेंट्स नाउ, अरेंज द पैटर्न ऑफ पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। विच ऑफ एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम्स? हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंजेस एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड? तो ये पूछ रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट गए किसी पीरियड में तो क्या हुआ, जब हम लेफ्ट से राइट गए तो साइज़ जो है वो छोटा हो गया। सिंपल। और छोटा क्यों हुआ ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो छोटा इसलिए हुआ कि पहले जो था हमारा लिथियम था, तो लिथियम का न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन थे, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज के थे। उसके बाद ये हमारे 2 जो हैं वो यहाँ पे, और उसके बाद एक जो है वो यहाँ पे।
अब क्या हुआ कि इसके पास 3 ही तो प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, ठीक है इसके पास, और 3 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी ये जो एक दूसरे को खींचेंगे तो बहुत कम खींच पाएंगे, क्योंकि भाई 3 ही उसके पास प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींच लेंगे, तो ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, तो साइज़ बड़ा रहेगा। अब बात करते हैं हमारा जो ऑक्सीजन था, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 पहले वाले में, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कमेंट में ज़रूर बताना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। 8 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 यहाँ पर बना दिए, और 6 जो है अब सेकंड शेल में बनेंगे, 2 3 4 5 और 6। तो ये जो है हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब आप देखोगे कि इसके पास प्रोटॉन जो होंगे वो टोटल हमारे कितने होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, और 8 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 टोटल, ठीक है। आउटर मोस्ट में नहीं देखना है, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब आप देखोगे कि 8 और 8 में जब जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। 8 ही प्लस चार्ज है और 8 ही नेगेटिव चार्ज है, तो कितना ज़्यादा फोर्स बैठेगा दोनों के बीच में। तो जब ज़्यादा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में तो साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा अपने आप ही। जो हमारा एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पर 3 थे, तो यहाँ पर जो था वो साइज ज़्यादा सिकुड़ेगा नहीं, तो इसलिए साइज बड़ा रहेगा। ये है इसका सिंपल फंडा। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। तो हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है, रेडियस है, वो डिक्रीज होता जाता है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। तो ये वही बात कह रहा है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और उसी वजह से जो है उसका साइज छोटा हो जाता है। अब एक्टिविटी 5.8 समझते हैं, इससे आपको एक और चीज़ अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगी। तो स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो अब हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो गिवन वैल्यू एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें जो है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है हमारा, सोडियम दे रखा है, लिथियम दे रखा है, ठीक है, ग्रुप 1 में। उसके बाद रुबिडियम दे रखा है, सीजियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है। तो इनको लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो पिकोमीटर में रेडियस है वो किसका है, सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर 262 CS, ठीक है। एक बार सही से लिख लेते हैं। तो ये जो है हमारा CS है। सेकंड नंबर पर जो है वो हमारा रुबिडियम का है, तो RB लिख लेते हैं। थर्ड नंबर पे जो है वो हमारा है पोटेशियम लिख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा सोडियम है, एंड 6 नंबर पे हमारा लिथियम है। तो ये जो है अब हमने किस में लगा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब आप देखोगे कि सबसे नीचा एलिमेंट जो होता है फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप होते हैं ये वाले, ठीक है, पहला ग्रुप, यानी पहले में ही नीचे। तो जो हमने फर्स्ट में यहाँ पर देखा कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसका साइज सबसे बड़ा है, उसके ऊपर वाले का साइज उससे छोटा है, उससे और ऊपर वाले का साइज और छोटा है, उससे ऊपर वाले का और छोटा है, और सबसे जो ऊपर है यानी हाइड्रोजन से नीचे है लेकिन जो सबसे ऊपर है उसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों है ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिथियम की बात करते हैं सबसे पहले। तो लिथियम का क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का होता है 2,1। तो यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं लिथियम का स्ट्रक्चर ये जो है हमने बना लिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कौन है, सोडियम ले लेते हैं भाई। अब सोडियम का बना लेते हैं 2 यहाँ, एक और में, एक मिनट ठीक से बनाते हैं थोड़ा। तो सोडियम का जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद 8 दूसरे वाले में, है ना, ऐसे ही बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो है 1 पहले वाले में। तो आप देखोगे कि लिथियम के स्ट्रक्चर में दो थे, केवल 2 शेल थे, ठीक है, 2 ही शेल थे, 2 और 1, है ना। तो लिथियम के केस में जो था सिर्फ 2 शेल थे और यहाँ पर 3 शेल है। तो आप ऑटोमेटिक पता लगा सकते हो कि भाई जब नंबर ऑफ शेल, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई एक पूरा शेल बढ़ गया है कि नहीं। समझो इस बात को कि भाई एक पूरा शेल बढ़ गया, तो शेल बढ़ा तो साइज क्यों ना बढ़ेगा भाई, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा साइज, तो है कि नहीं, सही बात। इसमें 2 शेल थे तो ये छोटा है, इसमें 3 शेल है तो ये बड़ा है। उसके बाद आगे जाओगे आप पोटेशियम में तो इसमें 4 शेल हो जाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जब आप रुबिडियम में जाओगे तो उसका साइज़ और बड़ा होगा, उसमें और एक और शेल बढ़ जाएगा, सीजियम में भी एक और शेल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है,
जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार इसे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो यू विल सी डेट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो हमने देखा कि जब हम डाउन द ग्राफ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा एटॉमिक साइज है यानी एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी go down the group. This increases the distance between the outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in nuclear charge. तो जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ ये कह रहा है कि भाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है, जो आउटरमोस्ट शेल की दूरी है न्यूक्लियस से, वो बढ़ जाती है, इसलिए साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं एकदम अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीज़ भी। सो एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक Na एंड Mg, जो हमारे लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल है वो सारे मेटल्स हैं, और जो हमारे राइट साइड है वो सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाइल द नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये वही कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल्स हैं। इन द मिडल अब नई चीज़ आई, वी हैव सिलिकॉन विच इज क्लासिफाइज एज सेमी मेटल और मेटलॉइड बिकॉज इट एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब क्या कह गया ये, तो गाइस अब ये कह रहा है कि लेफ्ट में तो हमारे मेटल है, राइट में हमारे नॉन मेटल है, लेकिन बीच में जो है, बीच में कुछ मेटल, कुछ जो एलिमेंट हैं वो ऐसे हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी। जब उनका मन करता है तब वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब उनका मन करता है वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स का क्या नाम दिया गया है, मेटलॉइड एंड सेमी मेटल, ठीक है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें। उसके बाद इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें एक जिगजैग लाइन जो है वो बनी हुई है जो नॉन मेटल्स और मेटल्स को सेपरेट करती है, यानी अलग अलग करती है। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेरिलियम एंड पोलिनियम आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो ये जो है कुछ हमारे जो है लगभग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो है हमारे 7 यहाँ पर सेमी मेटल्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं और दोनों को अलग अलग करके भी रखते हैं। उसके बाद एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, डेट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो अभी मैंने आपको बताया चैप्टर 3 में क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेटल्स होते हैं यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं जैसे हमारे लिथियम, सोडियम, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं। बताया था ना आपको कि 8 पूरे करने के लिए वो 7 को गेन नहीं करेगा, 1 को छोड़ देगा। याद हो तो, नहीं याद है तो वीडियो ऊपर जाके फिर से देखो भाई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मेटल्स लूज कर देते हैं, तो लूज करने की वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। उसके बाद as the effective nuclear charge acting on the valence shell of electrons increases across the period, the tendency to lose electrons will decrease down the group. The effective nuclear charge represented by valence electrons is decreasing because the outermost electron are further away from the न्यूक्लियस। तो पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ये जो क्या कह रहा है वो बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज कर दें वो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे समझते हैं, आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा लिथियम और दूसरा ले लेते हैं हमारा फ्लोरीन। तो लिथियम में आप देखोगे 2,1 होता है और इसका होता है 2,7। तो अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास 3 ही जो है वो प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसके पास कितने हैं भाई, इसके पास जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7 और 2 9, तो 9 ही प्रोटॉन होंगे। अब ये क्या करेगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव साइन जो है वो शो करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक अपना लूज कर देगा, ठीक है। तो जब ये लूज करेगा तो इसके जो प्रोटॉन है वो तो 3 रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, सिर्फ 2 बच गए, क्योंकि भाई एक तो इसने इसको दे दिया। तो जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन बचा तो एक पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, 2 से 2 तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह गया, और उसी पॉजिटिव चार्ज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। तो वैसे फ्लोरीन में क्या था कि हमारे पास जो है वो 9 तो हमारे प्रोटॉन थे और यहाँ पर 9 ही जो हैं वो हमारे
इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, 9 एक और गेन कर लेगा भाई, क्योंकि इसको 10 करने हैं, क्योंकि इसकी 2,7 होती है, इसको करनी है 2,8, तो एक जो है वो गेन कर लेगा अपनी तरफ। और जब ये गेन करेगा तो यहाँ पर 9 प्रोटॉन रह गए और कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गया, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए। बस ये सिंपल फंडा था इस चीज़ का। उसके बाद गाइज ये एक चीज़ और कह रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, तो लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। यानी मान लो कि भाई ये जो है हमारा सीजियम का साइज़ है बहुत बड़ा, ठीक है, सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा है CS का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसको जो है न्यूक्लियस से बहुत दूरी पे है, तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो आसानी से एक लूज़ कर देगा। वहीं ऊपर में क्या होगा कि भाई साइज़ जो है वो छोटा होगा, तो ये जो है ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे, तो ये बहुत जो है पावर लेने के बाद बहुत एनर्जी यूज़ होगी, तब जो है ये लूज़ कर पाएगा। तो इसलिए ऊपर से नीचे जो है वो लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो भाई लेफ़्ट टू राइट आपको पता है कि गेन ही करता है, तो लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम सबसे लेफ्ट में जो है, तो वो तो यहाँ पर हमारा जो है सबसे ज़्यादा लूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे राइट साइड में क्लोरीन है, क्लोरीन तो भाई लूज़ नहीं कर सकता। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो टेंडेंसी जो है वो लूज़ करने की कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। तो therefore these can be lost easily, hence metallic character decreases across a period and increasing down a group। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल्स जो है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल वही है जो जल्दी लूज़ कर दे। तो ऊपर से नीचे जल्दी लूज़ कर रहा था तो वो मेटल हो गए, और लेफ़्ट टू राइट में क्या है कि वो गेन कर रहे हैं, आगे जाके लूज़ तो कर ही नहीं रहे, तो इसलिए वो नॉन मेटल्स हो गए। उसके बाद आगे पढ़े तो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो चलिए इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि ये आखिर क्या है। तो एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप। तो टॉप की तरफ जो है राइट हैंड साइड में हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। दिस ट्रेंड्स आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स performed by the elements, because it is known to you that oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in general। तो ये कह रहा है कि भाई जो हमारी ऑक्साइड्स होती हैं, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनती हैं, मेटल की ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारी बेसिक होती हैं, और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होती हैं। तो बस यही चीज़ जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज ये चैप्टर जो है हमारा आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, और मैं इस सीरीज़ को भी आगे बढ़ाऊँगा अगर मुझे सपोर्ट मिलता है आप सभी बच्चों का। तो 6 चैप्टर जो है हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।